पाक व्हील्स जो है इसकी बेसिकली सोच क्या थी, बिग थ्री उनको किस तरह अफेक्ट किया है अब फ्रॉम 2016 टू 2021? लिफाफा, कागज, गाड़ियां, लोग ये कमेंट्स करते हैं। और कौन सी ऐसी कंपनी है जो कि मार्केट ब्रेकिंग आपको लगती है? हमारा जो ओन कल्चर है, लोगों के अंदर ये तासुर पाया जाता है कि जो कंपनीज हैं वो शायद वो डायरेक्टली ओन ले रही होती हैं। पर्सनली कौन सी गाड़ी यूज कर रहे हैं? कितनी टीम आपके साथ काम करी? यू स्टार्टेड विद 2 people इन अ रूम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान हमदोश रिजवी। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिनको ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का डॉक्टर कहें तो शायद गलत ना होगा। अगर बात की जाए ऑटो पॉलिसीज़ की या उसके अलावा कहीं पर कोई ऑटो शो होना हो, उसी के साथ साथ कौन सी गाड़ी आपने ख़रीदनी है, कौन सी नहीं ख़रीदनी, सबसे पहले यूट्यूब पर जाकर आप उनको सर्च करते हैं और रिव्यूज़ लेते हैं। तो नन अदर जनाब सुनील सरफराज मंच साहब के पास आज हम मौजूद हैं, चेयरमैन को फाउंडर parkwheels.com। आज हम आपकी उनसे मुलाकात करवाएंगे और जो आप सवाल करना चाहते हैं उनसे, वो सवाल हम उनसे करेंगे। सो स्टे विद अस। नाज़रीन, सुनील साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सुनील साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, ठीक ठाक हैं? पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने कैपिटल टीवी को टाइम दिया। और स्टार्टिंग विद द जर्नी, आपने पाक व्हील्स जो है इसकी बेसिकली सोच क्या थी एंड ऑल द वे फ्रॉम 2003 टू 2021 सारा सिनेरियो काइंडली हमें बताइए। बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। पाक व्हील्स के पीछे सोच ये थी कि हनीफ भट्टी साहब ने शुरू किया था 2003 में। कराची से स्टार्ट हुआ था एक घर के बेसमेंट में और 2 लोगों से स्टार्ट हुआ था, वो थे और उनके साथ जगजीश साहब थे जो डेवलपर थे, एंड देन मी एंड रज़ा जॉइंड इन एज को फाउंडर्स। और 2003 में जो अगर आप देखें तो उस ज़माने में कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं था, ट्विटर, फेसबुक, मतलब इंस्टाग्राम कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता था। और इसको बनाने का मेन मकसद ये था कि एज हनीफ भाई ऑलवेज स्पोर्ट्स के ये पागल व्हीलर्स थे जिनको पागलों की हद तक, जुनून तक गाड़ियों का शौक था, और वहाँ पे लाइक माइंडेड लोगों को इकट्ठा करके गाड़ियों के बारे में डिस्कशन की जाती थी। गाड़ियों के बारे में DIY एंड डू इट योरसेल्फ जिसको कहते हैं, गाड़ी के अंदर मॉडिफिकेशन करनी है वो कैसे करेंगे, फिर गेट टुगेदर्स होते थे, लोग इकट्ठे होते थे। तो उस तरह ये शुरू हुआ था। और हमारे जो प्लेटफॉर्म पे फोरम्स थे वो एक समझ लें कि आप गोल्ड माइन है इन्फॉर्मेशन की। अगर आपको गाड़ियों का शौक है और आप उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते थे तो पूरी दुनिया से मेंबर्स इकट्ठे होना शुरू हो गए और उन्होंने एक दूसरों की कम्युनिटी हेल्प शुरू की। उस तरह करते करते आहिस्ता आहिस्ता फिर उसके अंदर क्लासिफाइड्स ऐड किए। पाकिस्तान के अंदर वी वर द फर्स्ट वन टू लॉन्च ऑनलाइन क्लासिफाइड वेल बिफोर एनीबडी एल्स। और आहिस्ता आहिस्ता अगर हम ओवर द ईयर्स अपने इस जर्नी को देखें तो हमने कोशिश ये किया कि जितने हमारे कंज्यूमर के मेन, जिसे कहते हैं ना, पेन पॉइंट्स जो थे उनको हल करें। पहले आप गाड़ी खरीदते थे तो आपको अखबार के ऐड पहले खोलने पड़ते थे, बड़ा tedious जॉब था। फिर आप उसको हाईलाइट करते थे, फिर आप उसमें कोई ना तो गाड़ी की तस्वीर आती थी, ना कोई लिमिटेशंस बहुत थे ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन के। अगर देखा जाए तो ऑनलाइन बड़ा सुपीरियर था, उसमें आप एक क्लिक ऑफ बटन से पूरी लिस्ट देख सकते हैं, ऑनलाइन में ऑप्शन नहीं थी। प्लस ऑफलाइन जो था वो एक दिन की अखबार की लाइफ थी, इसमें अनलिमिटेड लाइफ है। सो इनहेरेंटली जो है ना ऑनलाइन वो बहुत ज़्यादा कोई सुपीरियर थे उसमें। मैं कहूँगी जी हमने को बड़ा तीर मार लिया, ऐसा नहीं था। इन प्रोडक्ट इन सेल्फ जो है ना विद टाइम एवोल्यूशन उसकी ऐसी थी कि वो बहुत बेहतर थी। फिर हमने उसके अंदर पाकिस्तान के अंदर देखा कि ये लोगों को चलें आपने वो प्रोवाइड कर दिया, व्हाट नेक्स्ट। तो लोगों के अंदर परेशानी होती थी, यार हमने गाड़ी खरीदनी है, हमें पता नहीं कैसी है, पेंट है नहीं है, कंडीशन कैसी है। तो वी वर द फर्स्ट वन टू लॉन्च ऑनलाइन जो हमारा प्लेटफॉर्म के बाद साथ साथ हम लोगों ने थर्ड पार्टी, अगर आप उसको कह लें कि इंडिपेंडेंट जो है गाड़ी की जो है सर्वे शुरू किया, जिसको हम कार श्योर का नाम भी देते हैं, पाक व्हील इंस्पेक्शन का नाम देते हैं, जिससे जो बायर है वो मेक श्योर कर लेता है कि वो जो गाड़ी ले रहा है वो किस कंडीशन में, उसका पेंट कैसा है, बॉडी कैसी है, कंडीशन कैसी है, टायर कैसे हैं। बिकॉज गाड़ी जो है ना, वी अंडरस्टैंड कि वो किसी भी इंसान का ना, अगर अपने घर के बाद सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव डिसीजन होता है आपका। आपने अपना घर लेना होता है, सबसे महंगा होता है, उसके बाद गाड़ी जो है। तो उसके लिए लोग बड़े, जिसे कहते हैं, हाई इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट है और बड़ा लोगों की जो होता है ना, लोग पीपल वांट टू अवॉइड टेकिंग रिस्क। तो वो हम लोगों ने शुरू की। फिर आहिस्ता आहिस्ता फाइनेंसिंग का, इंश्योरेंस का, डिफरेंट चीज़ों को साथ साथ इंटीग्रेट करते गए। और टाइम के साथ साथ, मतलब अगर मैं देखूँ ये 17-18 साल का जो जर्नी है उसमें हमने कोशिश यही की है। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर अब आप एक सर्वे भी कर सकते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई ऐसा घर होगा जिसने यहाँ तो पाक व्हील से गाड़ी खरीदी ना हो या बेची ना हो। तो सुनील साहब, एक सोच पाई जाती है कि जो गाड़ियों का शौक है ना अय्याशी में कंसीडर किया जाता है, तो इसके ऊपर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे कि नई जनरेशन है, जाहिर सी बात है, अब तो कैटेगरीज भी ज़्यादा हैं, ऑप्शंस भी ज़्यादा हैं और लोगों का शौक है, तो जो नई हमारी जनरेशन है इस शौक को वो किस तरह इस पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? देखिए, मैं तो डिसएग्री करता हूँ कि देखिए ना तो ये अय्याशी है, शौक आप बिल्कुल कह सकते हैं। और अगर आप अपने इर्द गिर्द एक नज़र उठा के देख लें, इंसान हर एक के फैमिली में दोस्त भी होते हैं, फैमिली फ्रेंड्स भी होते हैं, बेशक ड्राई से ड्राई आदमी हो और विटी से विटी आदमी हो, हर बंदे को गाड़ी का शौक ज़रूर होता है। आई हैवंट कम अक्रॉस एनी पर्सन इन माई लाइफ जिसको गाड़ी का शौक ना हो। किसी का लेवल फ़र्क हो सकता है, किसी को मेरी तरह एक्सट्रीम लेवल पे होता है, किसी को शायद कम होता है, बट ज़रूरत भी है।
शौक से ज़्यादा। देखें हमारे मुल्क में अगर आप देखें 2 व्हीलर से आपने जाना है, आपके पास फैमिली है, बेगम है, बच्चे हैं और गर्मी धूप में, तो 4 व्हील गाड़ी या एक छत वाली गाड़ी जो है हर बंदे के लिए एक ज़रूरत भी है, रादर दैन मुझे याशी है, नेसेसिटी भी है सबसे पहले। और अगेन अगर शौक भी है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। आई मीन इट्स नॉट अ नेगेटिव एक्टिविटी। हम लोग बल्कि कोशिश ये करते हैं, हम पूरे पाकिस्तान में ऑटो शोज़ करते हैं और मेरे से लोग पूछते हैं जी आप क्यों करते हैं, वही आपकी वाली बात है, लोगों के बच्चे ख़राब कर दो। सो वो नहीं होता। मकसद ये होता है कि लोगों को जो एनर्जीज़ है ना, यूथ है या हमारी, अगर आप देखें मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो 18 से 24-25 पे है, और उनको अपनी एनर्जीज़ और अपने जो हॉबीज़ है ना, उनको अगर पॉजिटिव तरफ आप नहीं निकालेंगे वो नेगेटिव पे लग जाएंगे। सो मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि अगर किसी को अपने बच्चों को किसी बुरी हैबिट से बचाना है, आप उनको गाड़ियों के शौक लगा दें, तो वो जो है अपनी जितनी इन्वेस्टमेंट, जो पैसे इकट्ठे करेंगे, जो सेव होंगे, वो गाड़ियों में लगा लेते हैं, या उसके ऊपर कोई गैजेट लगा लेंगे या टायर लगा लेंगे, इरम लगा लेंगे। उनके पास और एक्टिविटीज़ में जाने का टाइम नहीं मिलेगा, ख़ासतौर पे आजकल के दौर में जब कोई फितनांगेज़ी का दौर है। और बच्चों के लिए मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट पेरेंट्स के लिए परेशानी ये होती है कि बच्चों की जो हैबिट्स हैं उनके ऊपर नज़र की जाए। तो आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इन दैट केस। तो सुनील साहब ये मुझे बताइएगा कि बिग 3 हमारे मुल्क के अंदर जो है उनका बड़ा किरदार था, अब होंडा हो, सिविक हो, ऑल द वे, तो उनको किस तरह अफेक्ट किया है अब फ्रॉम 2016 टू 2021? क्योंकि नून लीग दौर के अंदर भी जो है एक ऑटो पॉलिसी है, और अब जो नई ऑटो पॉलिसी है उसको देखते हुए किस तरह चेंजेस आप देख रहे हैं? जो पहली ऑटो पॉलिसी पाकिस्तान की हिस्ट्री की कॉम्प्रिहेंसिव थी वो 2016 में आई, हमने राइटफुली यू सेड। तो 2016 से 21 की जो पॉलिसी थी उसके तहत मुल्क में तकरीबन 13 लोगों ने और लाइसेंसेज लिए थे, जो ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड के मिला के। तो 3 पहले थे, 13 फिर हो गए, तो 16 मैन्युफैक्चरर हो गए। सो वो अगर जो लोगों का ख्याल था कि मोनोपली है बिग 3 की, वो उस लिहाज से मोनोपली तो अब नहीं रही। आप देखते हैं कि सड़कों पे हर किस्म की गाड़ियाँ हैं, हर ब्रांड की गाड़ियाँ हैं। और अब जो नई ऑटो पॉलिसी आई है 2021 टू 2016 जो 2026 तक की जो है, उसके अंदर मज़ीद मराद दी गई हैं, ख़ास तौर पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए बहुत ज़्यादा मराद दी गई हैं, और एग्जिस्टिंग प्लेयर जितने भी थे जो 16 के करीब, उन सबको भी दी गई हैं। तो मुझे लगता है कि ऑटो इंडस्ट्री जो है पाकिस्तान की वो ग्रो करेगी, एंड इट्स हाई टाइम कि जो ये कंपनियां हैं ये इनकी लोकलाइजेशन बढ़ाएंगे। और उम्मीद करी जाती है, जो कि इस पॉलिसी के नाम भी ऑटो एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी रखा गया है, कि नॉट ओनली ये पाकिस्तान के लिए बल्कि रीजन के अंदर अगर हम देखें तो एक्सपोर्ट करने के लिए भी गाड़ियाँ बनाएंगे। तो मुझे आप ये बताइएगा कि बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है कि लिफाफा, कागज़ गाड़ियाँ, अब जो नई गाड़ियाँ आ रही हैं उसके अंदर ये वाला अंसर ज़्यादा क्यों है? ये से वर्ड लिफाफा जो हमारी वीडियो से निकला था, जो कि मैंने मजाक किया था, एक लैम्बोर्गिनी का कंपैरिजन किया था कि सिविक और कोरोला से, वो किसी ने वहाँ से बात उठा के उसको कर लिया। अगेन देखें, विटीनेस हो या ह्यूमर हो, हमेशा लोग ना एक्सट्रीम पे जाके एग्जांपल समझते हैं। सो लिफाफा वर्ड जो यूज़ किया गया था, जो मैंने भी किया था या लोग भी करते हैं, वो बेसिकली करते हैं कि ये नहीं वो होता कि असल में लिफाफा है, बट एक एग्जेजरेशन है टू गेट द अटेंशन ऑफ ऑटो मैन्युफैक्चरर। अब अगर हम देखें 2001-2 वाला दौर नहीं है, पाकिस्तान में 13 मैन्युफैक्चरर हैं। और आपने ये बात भी सुनी होगी ऑन द कॉन्ट्ररी कि लोग कहते हैं यार पुरानी गाड़ियाँ बड़ी सॉलिड होती थी, नई बड़ी हल्की हैं। सो ये एक ट्रेड ऑफ है, क्योंकि अगर आप देखें पहले पुरानी गाड़ियों में फ्यूल इकॉनमी लोगों का कंसर्न नहीं होता था, उनके लोहे की शीट भी हैवी थी, गाड़ी का वेट भी ज़्यादा था, एरोडायनामिक भी नहीं थी, फ्यूल एवरेज भी बुरी होती थी। अब आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह बैनुल-अक़वामी अगर आप देखें ना, एक मार्केट में चेंज आया, ऑयल प्राइसेस ऊपर गई, तो जो गैस गज़लर से वो कम हो गए, गाड़ी की जो चादर है उसकी गेज कम होना शुरू हो गई, बट एट द सेम टाइम उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर लोगों ने और जोर देना शुरू किया कि यार किस तरह गाड़ी की जो है ना मटेरियल्स, उसमें फाइबर यूज़ करना शुरू कर दिया। अगर आप देखें जितनी आपकी लग्जरी गाड़ियाँ उनमें एल्युमिनियम आना शुरू हो गया स्टील के बजाय। तो येस वो उस लिहाज से लाइटर ज़रूर हुई हैं, बट अगर ऑन द अदर वे देखा जाए तो सिक्योरिटी वाइज ग्लोबली गाड़ियों के सिक्योरिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड बहुत बेहतर हो गए हैं। एयर बैग्स नहीं होते थे, एयर बैग्स आ गए, क्रम्पल जोन आ गया गाड़ी के अंदर, ABS ब्रेक्स आ गई, EBD आ गया। सो देयर आर होस्ट ऑफ अदर ऑप्शन जो कि गाड़ी को पहले से ज़्यादा सिक्योर बनाते हैं। अब आ जाते हैं हम पाकिस्तान के ऊपर, जो हमने एग्जेजरेशन जिस मैं कह रहा हूँ हमने किया, किसी ने भी की, तो मकसद ये था कि ऑटो मैन्युफैक्चरर का ध्यान लगाया जाए, बिकॉज दुनिया में जो ऑप्शंस आपको, ऑप्शन क्या मतलब स्टैंडर्ड ऑप्शन थी, जिसमें ABS ब्रेक हो गया, एयर बैग हो गई, जो कि ज़रूरी थी, उसके बगैर आप सोच नहीं सकते दुनिया में गाड़ी बनाना। तो पाकिस्तान में ये लोगों को पैसों पे दी जा रही थी कि ये ऑप्शनल है। सो हमने शोर मचा के ये गेन किया कि आज आप पाकिस्तान में सवाए मेरा ख्याल है एक ब्रांड की एक गाड़ी है, वो भी अब ख़त्म होने लगी है, तकरीबन ख़त्म हो गई, इनफैक्ट अब प्रोडक्शन में नहीं है। तो पाकिस्तान में भी कोई ऐसी गाड़ी नहीं बनती जिसके अंदर एयर बैग ना हो, जो बड़ी अच्छी बात है। अगर मतलब आप 60 cc की गाड़ी भी ले लें तो उसमें भी डुअल एयर बैग है। सो आई थिंक इन दैट सेंस हमारी आवाज़ सुनी गई, एंड वी हैव वन इन केस इन फ्रंट ऑफ जितने ऑटो मैन्युफैक्चरर, उनको ये बात समझ आ गई कि अब ये 2001-2 का दौर नहीं है, 2021 है, और पाकिस्तान में और कंपटीशन भी है। इंपोर्टेड कार्स की जो भरमार है वो तो चली जा रही है। तो अकॉर्डिंग टू यू कौन सी ऐसी कंपनी है जो कि मार्केट ब्रेकिंग आपको लगती है कि इस एरा के अंदर उसने बाकी सारी कंपनी से कम वक्त में ज़्यादा लोगों को फ़ायदा भी दिया है,
पैसों की मुनासिबत से, और उसके अलावा वो मार्केट में भी अच्छी चल रही है? देखिए इंपोर्टेड गाड़ियाँ पहले तो बहुत ज़्यादा आती थी, लेकिन अब अगर आप इंपोर्टेड गाड़ियों का फिगर देखें तो वो 25 से 20 हज़ार टोटल यूनिट होंगे, और लोकली प्रोड्यूस गाड़ी 2 से 2.5 लाख है। उस लिहाज से अगर हम लोकल, अब आप कह रहे हैं नए आने वाले प्लेयर्स में कि एग्जिस्टिंग में भी? हमारी एग्जिस्टिंग में भी और नए आने वाले में भी। कि एग्जिस्टिंग में मुझे जो लगता है कि जो पाकिस्तान की मार्केट को बेहतर समझते हैं वो टोयोटा, बिकॉज उनके जो लॉन्चेस होते हैं वो बड़े सीजनल, उनका जो लॉन्च देख के होता है वो बड़ा प्लान करके करते हैं कि किस टाइम पे लोगों के पास पैसा है, खासतौर पे जिम्मेदार जो है वो समझते हैं वाडी का लफ्ज़ जो है। सो मुझे नहीं लगता कि होंडा में किसी कंपनी में किसी को ये भी पता होगा वाडी क्या होती है, बट टोयोटा वाले एक्चुअली प्लान देयर लॉन्चेस। मैं उसको बड़ा देखता हूँ कि वो बड़ा टाइमली प्लान करते हैं, उनको पता है कि जिम्मेदार के पास पैसा कब आना है, वो कब खरीदेगा, कब मार्केट में ट्रिकल इफेक्ट होगा। न्यू एंट्रेंट्स में से अगर देखा जाए तो मुझे लगता है अगर जो सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग कंपनी है वो किया है। किया ने बड़ा जो कहते हैं ना सिलेक्टिव अप्रोच से आए हैं। अगर हम उनको देखें कंसिस्टेंट भी हैं, दे हैव सोल्ड मोर देन 25,000 यूनिट ऑफ स्पोर्टेज। मतलब मैं तो कहता हूँ सड़क पे हर चौथी पांचवी गाड़ी आपको स्पोर्टेज नज़र आती है, और उसमें उनका मतलब क्रेडिट शुड बी गिवन वेयर इट इज़ ड्यू। तो उन्होंने अगर आप देखें तो बाकी सब कंपनियाँ प्राइसेस बढ़ाती नहीं, उनकी सिर्फ एक दफ़ा प्राइस बढ़ी है, एंड दे हैव कम अक्रॉस एज अ वेरी डिसेंट कंपनी, और उन्होंने अपनी डीलरशिप नेटवर्क को भी अच्छा बनाया है, और उनकी गाड़ी कामयाब भी हुई इसी वजह से। हमारे पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसके ऊपर इंपोर्टेड गाड़ियों का आना किस तरह इकोनॉमी को मजीद बेहतर कर सकती है, और इसके ऊपर क्यों खास तौर पर गौर नहीं किया जाता? यार उसमें ये है कि देखें, एक तो सबसे पहले ये है कि जब भी कोई बाहर से कंपनी पाकिस्तान में आती है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं और यहाँ पे जॉब क्रिएट करते हैं, जो यहाँ पे अक्सर लोगों को समझ नहीं आता। सो पिछले दिनों मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था इनकी खुसरो बख्तियार साहब की, जिन्होंने की अभी अपने ऑटो पॉलिसी को अनाउंस करते हुए, तो उन्होंने ये बताया था कि जी पाकिस्तान में 5 लाख गाड़ियाँ बनेंगी और 15 लाख जॉब क्रिएट होंगी। तो लोग कई मजाक उड़ा रहे थे कि जी हर गाड़ी 3 लोग बनाएंगे। सो एक्चुअली ये होता है कि आपकी जो एक गाड़ी है उसके ऊपर 3 से 5 जॉब्स क्रिएट होती हैं। रीज़न ये है कि आपकी पूरी वेंडर इंडस्ट्री है, गाड़ी में होस्ट ऑफ ऑप्शन हैं जो लगती हैं, चीज़ें लगती हैं, प्लास्टिक है, रेजन है, स्टील लगता है, फिर उसकी कन्वर्जन होती है, फिर उसमें वेल्ड का काम है, टायर हैं, फिर उससे रिलेटेड इंडस्ट्री है, पूरी आपकी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है, गाड़ियाँ ट्रांसपोर्ट होकर आती हैं, फिर वो शोरूम से बिकती हैं, उसके लिहाज फिर वर्कशॉप्स हैं, फिर टायर शॉप्स हैं। तो होस्ट ऑफ इंडस्ट्री जो उसके साथ जो है रिलेटेड है, और उससे जॉब क्रिएशन होगी अगर उसको सही तौर पे एग्जीक्यूट किया जाए। एंड जो भी पॉलिसी आई है वो अगेन बड़ी अच्छी पॉलिसी है, बट अगर लेटर ऑफ पीरियड में उसको फॉलो किया जाएगा और बाद में SROs और ये वो नहीं लेके आ जाएंगे, तो मेरे ख्याल से इस इंडस्ट्री के अंदर जॉब क्रिएशन भी होगी और लोकलाइजेशन भी काफ़ी होगी। हमारा जो ओन कल्चर है इसने बहुत मुश्किलात खड़ी की हुई हैं, और लोगों के अंदर ये तासुर पाया जाता है कि जो कंपनीज हैं वो शायद वो डायरेक्टली ओन ले रही होती हैं गाड़ियों के ऊपर। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि ये जो आप ब्लैक शीप्स, अनफॉर्चुनेटली आई कैन से देम, तो ये कैसे इनका आप खात्मा कर सकते हैं, एंड व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस रिगार्डिंग दैट? यार ऑन का जहाँ तक ताल्लुक है, मैं हमेशा कहता हूँ कि जब हमारे माशरे में ना एक वो है कि हम अपनी बुराई ना अपनी नहीं देखते, दूसरे की देखते हैं। सो ऑन जो है वो कंपनी नहीं कमाती, सबसे पहले तो ये क्लियर कर लेते हैं। कंपनी कोई भी फैक्ट्री हो ना, अगर कोई भी बंदा जो है ना, अगर उसका फैक्ट्री से कोई भी तजर्बा है, तो इकोनॉमिक्स की टर्म है कि जितनी आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी उतनी आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी पर यूनिट, और आप ज़्यादा प्रॉफिट करेंगे। तो फैक्ट्री तो ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट बनाना चाहती है किसी भी चीज़ की, वो गाड़ी की हो, कपड़ों की हो, एनी इंडस्ट्री जो है ना उसकी जितनी प्रोडक्शन, अगर वो मोनोपोली ना हो, तो ये क्लियर मोनोपोली नहीं है, 13 कंपनियाँ। सो वो उनको जितनी प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगी उतना उनको फ़ायदा है। अब ऑन कमाता कौन है? मैं और आप दोनों यहाँ बैठ के प्रोग्राम पे तो कह देंगे ऑन नहीं कमाना। आप अपने फ़ोन लिस्ट खोल लें, मैं भी खोल लेता हूँ, आपके अपने 10 बेस्ट फ्रेंड खोल लें, मैं भी खोल लेता हूँ। उनमें से 8 जो है ना वो कहेंगे यार मैंने गाड़ी बुक कराई हुई है, 2 कराई हैं, 1 रखूँगा, 1 बेच दूँगा। ठीक है। सो ये हमारी सोसाइटी की बुराई है जो कि हम दूसरों पर डालते हैं। सही है। एज ए सोसाइटी हमें सोचना पड़ेगा कि हम, मैं तो कहता हूँ वी आर अ नेशन ऑफ होर्डर्स। हम कैटेगरी वाइज हेल्प कर रहे हैं उन लोगों की, कसूर हमारा भी डायरेक्टली है। मैं बता रहा हूँ वी आर अ नेशन ऑफ होर्डर्स। हमारे मुल्क में कोरोना आता है, मास्क शॉर्ट हो जाता है, अगले दिन पता लगता है जी सैनिटाइजर शॉर्ट हो जाते हैं। रमज़ान आता है, फल शॉर्ट हो जाता है, उसके बाद आपको पता लगता है खजूर शॉर्ट हो गई है। सर्दियाँ आती हैं, बच्चों को वैक्सीन लगनी होती है फ्लू की, फ्लोरेक्स, वो शॉर्ट हो जाती है। जो दवाई आप इस मुल्क में लेने जाएँ वो शॉर्ट होती है। तो ये शॉर्ट कौन करता है? ये तमाम सरमायादार लोग हैं जो करते हैं, या तमाम फैक्ट्री वाले करते हैं? नहीं, मैं, आप, हम तमाम लोग माशरे का हिस्सा हैं। हम अपनी बुराई को टेबल के नीचे छुपा देते हैं और दूसरे की एडवर्टाइज़ करते हैं। सो जब तक हम अपनी बुराई खुद ख़त्म नहीं करेंगे, ऑन ख़त्म नहीं हो सकता। मैं आपको बताऊँ, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो अपना काम भी कर रहे होंगे, और मतलब मैं तो उनकी उस पर हंसता हूँ, मुझे मैसेज करके पूछ रहे हैं जी आप बताएं। मैंने कहा मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि एक लानत है, तो आप मेरे से मशवरा मांग रहे हैं, मतलब आपको भी सलूट है। वो कहते हैं यार उन्होंने छो सानू तो दसो। भाई आपको मैं बता रहा हूँ कि आप ये काम ना करें। आप अच्छे, अल्लाह मियाँ ने आपको रोज़ी का ज़रिया दिया है, आप कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, आपको क्या ज़रूरत है? बट हर बंदे ने, मैं बता रहा हूँ, हर बंदे ने 2-2, 3-3, 4-4 गाड़ियाँ बुक कराई हुई हैं, और जब महफिल में इकट्ठे बैठेंगे तो वो सारे सबसे पहले कंपनियों को गालियाँ देंगे कि जी बड़ा ऑन चल गया। भाई आप भी तो वही कर रहे हैं।
सो पॉइंट ये है कि हमें सबको सोचना पड़ेगा, और जब तक ये एज ए सोसाइटी हम नहीं सोचेंगे ना, ये रवैया नहीं बदलेंगे और नहीं ख़त्म हो सकता। वो गाड़ी का हो, वो दवाई का हो, वो मास्क का हो, वो सैनिटाइज़र का, वो नहीं ख़त्म हो सकता। लोग हमसे पूछते हैं कि सुनील साहब पूरे पाकिस्तान के अंदर ट्रैवल करते हैं और हर गाड़ी का रिव्यू देते हैं, पर्सनली कौन सी गाड़ी यूज़ कर रहे हैं? यार मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा पुरानी गाड़ियों का फ़ैन हूँ, ज़्यादा नई गाड़ियाँ नहीं यूज़ करता, और मेरे पास डिफरेंट किस्म की गाड़ियाँ रहती हैं, कभी कोई एक नहीं चलाता, लेकिन ज़्यादातर मेरे पास अपना पर्सनल हमर है। मैं वो अगर नॉर्थ वगैरह में जाना है या पाकिस्तान में हमारे ऑटो शोज़ पे कहीं भी जाना हो तो ज़्यादातर वो यूज़ करता हूँ। पाकिस्तान के अंदर जो रैलीज़ हैं, जीप रैलीज़ हैं, उनका जो कल्चर है वो बहुत बढ़ता चला जा रहा है, और ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है नाजरीन कि चोलिस्तान जीप रैली हो, थल हो, या उसके अलावा पाकिस्तान में जहाँ और रैलीज़ होती हैं, तो मुझे बताइएगा हर जगह हम आपको पाते हैं, तो उसका बेनिफिट पाकिस्तान को तो ऑब्वियसली हो रहा है, और टूरिज़्म भी बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रही है, इंटरनेशनली लोग ट्रैवल करते हैं, तो इसको और मज़ीद मेरे ख्याल से बढ़ना चाहिए। व्हाट डू यू से? बिल्कुल बढ़ना चाहिए। जो रैलीज़ होती है ना, ये मैं हमारे पाकिस्तान में पहले एक थी चोलिस्तान, फिर झलमक्सी शुरू हुई, फिर थल शुरू हुई, फिर दैन गवादर आना शुरू हुई, इस तरह करते करते फिर दैन वी लॉन्च आर सिग्नेचर इवेंट, जो कि हमने स्कर्दू में सरफरंगा एक डेजर्ट है वहाँ पे शुरू किया। उसके 3 एडिशन हो चुके हैं। कोविड की वजह से लास्ट ईयर नहीं हुआ था, इस ईयर जुलाई एंड में जो प्लान था, बट अभी वहाँ पे केसेस फिर बढ़ना शुरू हो गए तो पोस्टपोन हो गया। बट अगेन मैं हमेशा ही बात करता हूँ कि ये सिर्फ एक 40-50-100 लोगों की फर्टर्निटी नहीं जो रैली में हिस्सा लेते हैं, पूरी पाकिस्तान से लोग इकट्ठे होकर आते हैं, तो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट होती है। सो जब हम स्कर्दू जाते हैं तो हमें पिछले साल भी लोगों के फ़ोन आए वहाँ पे होटल वालों के कि जब आप आते हैं तो मतलब पूरी एक्टिविटी इकोनॉमिक जनरेट होती है। पूरे पाकिस्तान से जो 100 रेसर आए हैं उनके साथ भी 8-10 लोग पर बंदा आते हैं, 700-800 वो लोग हुए, फिर उन्होंने होटल्स में रहना है, फिर उन्होंने खाना पीना है, वहाँ शॉपिंग करनी है, तो ये एक बड़ी अच्छी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। तो अब तकरीबन पाकिस्तान के अंदर अगर मैं इस टाइम लिस्ट करूँ, सो चोलिस्तान, झलमक्सी, थल, गवादर एंड सरफरंगा, ये 5 रैलियाँ तो हर साल चीज़ें होती हैं। इसके अलावा कराची में एक हब रैली भी होती है 6, फिर डेरा जात अभी इन्होंने KPK में शुरू की 7, और फिर चकवाल में एक शुरू हुई थी 8, तो 8-9 रैलियाँ हैं, और इसके सीज़न की वजह से फ़ायदा ये होता है कि बहुत अच्छी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट होती है। मैं साहब आपके ऑफिस की जानब चलते हैं, मुझे बताइएगा कि इस वक्त कितनी टीम आपके साथ काम करी? यू स्टार्टेड विद 2 पीपल इन अ रूम, और अब आपके पास कितनी टीम काम करी है, कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, और प्रोसेसिंग क्या होती है? सर जब मैं बताया था आपको, हमने 2003 में स्टार्ट किया था, तो नीम भट्टी साहब के घर के एक कमरे में शुरू हुए थे, 2 लोग थे, और अल्हम्दुलिल्लाह नाउ वी आर इन 3 सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, जहाँ हमारे ऑफिस हैं। हेड ऑफिस लाहौर में है, कराची और इस्लामाबाद में भी हमारे ऑफिस हैं। अगर आप टोटल हेड काउंट की बात करें तो वी आर क्लोज टू 240 पीपल, 240 लोग हैं। और डिपार्टमेंट हमने कोशिश यही की है कि इसको हम बिल्कुल एक जिस तरह मल्टीनेशनल कंपनी में आपके सारे डिपार्टमेंट होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वो पूरा करें। इट्स नॉट अ सेट कंपनी एट ऑल, और इधर कोई सबॉर्डिनेट और बॉस का किसी का रिलेशन नहीं है, हम सब एक पाकविल्स फैमिली का हिस्सा हैं। और डिपार्टमेंट अगर आप बात करें तो HR भी है, फाइनेंस भी है, मार्केटिंग भी है, सेल्स भी है, डीलर सेल्स के लड़के भी हैं, इनसाइड सेल्स भी है, वी हैव अ कॉल सेंटर जो हमारे आप लोग ऐड लगाते हैं उनके रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ होते हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए, उनको डिफरेंट सर्विसेज ऑफर करने के लिए, वो भी हैं। फिर एक फाइनेंस के डिपार्टमेंट है जो कि तमाम डीलिंग्स जो है उनको देख रहा होता है। HR जो है वो तमाम लोगों की हायरिंग देख रही है कि किस डिपार्टमेंट को क्या हायरिंग चाहिए। देन वी हैव अ फुल फ्लैज ई-स्टोर हमारे पास, अगर आपने अपनी गाड़ी के पार्ट शार्ट्स ऑर्डर करने हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको इंटरनेट पे बैठ के ऑर्डर कर सकते हैं, तो उसका जो बैक एंड है वो भी इधर है। उसके अलावा सेल्स के लड़के हैं जो कि डिफरेंट कंपनीज, जिस तरह अगर हम रैलीज़ कर रहे हैं या हमारे वेबसाइट के ऊपर कोई इन्वेंट्री एड्स की उसको बेचना है वो करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम डिपार्टमेंट्स जो हैं वो हैं। एडमिन का पूरा एक डिपार्टमेंट है जो तमाम लोगों के इश्यूज़ जो हैं उनको सॉल्व करता है। पाकिस्तान के अंदर जो कैश फ्लो है पाक व्हील्स के ज़रिए, और जिस तरह आप लोग सेल और परचेज़ कर रहे हैं, ये बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म आप लोगों ने प्रोवाइड किया कि लोग बड़े आसानी से घर बैठे अपना गाड़ी को सेल कर सकते हैं, उसका मार्केट रेट लगवा सकते हैं। तो आने वाले वक्तों के अंदर आप क्या देख रहे हैं कि किस तरह बूस्ट करेंगी ये तमाम चीज़ें? देखिए, आने वाले वक्त में मुझे ये नज़र आता है कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान की जो ऑटो पॉलिसी आई है वो, और पाकिस्तान में जितने प्लेयर्स आ चुके हैं, सो अगर चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल स्मूथ चलती रहें जैसे प्लान है, खुदा ना खास्ता कोई और दोबारा कोई मसला ना हो जाए, जिस तरह ये कोरोना आया था या बहुत ज़्यादा फॉरेन करेंसी आपकी जो है डिवैल्यू ना करे, तो बाय एंड ऑफ 2023 और 23 को साल के अंदर आपकी जो प्रोडक्शन है वो डबल हो जाएगी पाकिस्तान के अंदर। लास्ट क्वेश्चन आपसे, एक कार सिटी क्यों नहीं बनाते कि लोग जो गाड़ी परचेज करना चाहते हैं उसको पहले आप लोगों के पास आएँ, उसको वो ड्राइव करके देखें, टेस्ट करके देखें, अपनी तसल्ली करें, उसके बाद फिर वो परचेज करें? यार आइडिया बहुत अच्छा है कार सिटी का, बट वो उस जगह पे होता है कि जहाँ पे आपके टाउन्स बहुत दूर दूर हैं और आपने जो है ना जहाँ पे लोग ट्रैवल करके आएँ और वो उधर डे स्पेंड करें। हमारे यहाँ पे अगर आप शुरू करें, लाहौर से शुरू कर दें, अगर आप मुल्तान की तरफ जा रहे हैं तो आपको हर 10 किलोमीटर पे एक टाउन नज़र
नज़र आएगा। और वो जहाँ तक जो ना एक वो हब एंड स्पोक बन चुका है कि पहले एक ज़माना होता था कि अगर आपने लेट्स से लाहौर में टाइटल बने ना, आप जाते थे नीला गुंबद, आपने डेक लगवाने आप जाते थे हॉल रोड। अब शहर के अंदर इतने शहर बन गए हैं कि लोग जाने नहीं देते। वो कहते हैं यार अब गुलबर्ग में तो यहाँ पे टायर शॉप है, वहीं पे डेक की दुकान है, फैसल टाउन में वहीं पे है, वेलेंशिया में वहीं पे है, डिफेंस में वहीं पे। तो अब अगर हम बात करें कि दूसरे शहर से लोग आएंगे तो वो नहीं आते। तो इसलिए हम लोगों ने किया ये है कि इंस्टेड ऑफ पीपल कमिंग हेयर हमने वो तमाम एक्सपीरियंस डिजिटल पे ले गए हैं। सो अगर आप लेट्स से बहावलपुर बैठे हैं और आपने गाड़ी खरीदनी है और वो गाड़ी कराची खड़ी, तो आपको कहीं नहीं जाने की ज़रूरत। आप पार्क व्हील्स कॉल करेंगे, पार्क व्हील्स की इंस्पेक्शन टीम आपके बिहाफ पे जाएगी, गाड़ी को टेस्ट करेगी और उसका 200 पॉइंट जो प्लस चेक है वो आपको ऑनलाइन प्रोवाइड कर देगी। आप एड फ्री देख सकते हैं, बट अगर आपने गाड़ी चेक करानी है उसके लिए ऑब्वियसली टीम जाएगी, उस टीम के चार्जेस हैं वो आपको पे करने पड़ेंगे। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ये देखें कि टेक्नोलॉजी का फ़ायदा लेते हुए अगर आपको वैसे बहावलपुर से उठ के कराची जाना था तो पहले आप टिकट लेते, ट्रेन का भी लेते, बस का भी लेते, वहाँ जाके एक दिन रहते, फिर वहाँ किसी को हायर करते, वो आपके साथ जाके गाड़ी चेक करता। सो ये तकरीबन 20-25 हज़ार रुपये का खर्चा था, वो आपको 2,500 रुपये में मिल रहा है आपकी बिहाफ पे एक टीम जाके। और टाइम देखिए कितना बच रहा है। अगर आपने पहले जाना था बस पे एक दिन रहना था तो आपके 48 घंटे ज़ाया होने थे, इधर आपको 2 से 3 घंटे के अंदर 10th टाइम कॉस्ट के ऊपर 1/10 कॉस्ट के ऊपर वो चीज़ मिल रही है। तो वो टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाते हुए विन विन सिचुएशन बनाई गई है। थैंक यू वेरी मच सुनील मंच साहब, आपने कैपिटल टीवी को टाइम दिया। नाजरीन, ऑटोमोटिव की यूनिवर्सिटी सुनील मंच साहब हैं। हमारे पास जो सवालात थे जो आवाम करना चाहती थी सुनील साहब से, वो हमने किए हैं और आई होप कि आप तमाम लोगों के बहुत सारे जो सवालात हैं वो क्लियर भी हुए होंगे। आज का प्रोग्राम कैसा लगा आपने फीडबैक ज़रूर देना है। अपने मेज़बान हमदोश रिजवी को इजाज़त देंगे। अल्लाह निगहबान।